बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकेएससी ऑनलाइन क्लासेज में। ग्रामर की क्लास में हम अब तक ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। कल हमने एक एक्सरसाइज आपको दी थी 7 सेंटेंसों की, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना था। मेरे ख्याल से केवल एक बच्चे ने किया था, सही था, उसका सब सही था। आप सभी लोग थोड़ा मेहनत करिए, सभी लोग प्रयास करिए, सभी लोग वीडियो देख के उससे फायदा उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि विद्यालय चलेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, जब स्कूल में पढ़ाई होगी तब पढ़ लेंगे, तो ये गलत बात है। पता नहीं कब तक ऐसे माहौल रहेगा, क्या रहेगा, कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा, पता नहीं कितने दिन अभी हम लोग को ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग जो भी बताया जा रहा है आपके टीचरों द्वारा, उसको समझ के अच्छी तरीके से उसको रिवीजन करिए। वीडियो है आपके पास और चीजें हैं, पढ़ाई करिए मन लगा के। बच्चों, हमने देखा था ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब कैसे अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है ऑब्जेक्ट की सहायता से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेता है, और उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। हमें देखेंगे कि इनट्रांसिटिव वर्ब के सेंटेंस कैसे होते हैं, सेंटेंस कैसे खत्म होते हैं, सेंटेंस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब के। तो इनट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? इनट्रांसिटिव वर्ब में यह बताया गया था कि जिस क्रिया को अपने सेंटेंस का अर्थ पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह क्रिया इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वह क्या और किसको का जवाब देती है, व्हाट और हुम का जवाब देती है, जबकि इनट्रांसिटिव वर्ब व्हाट और हुम का जवाब नहीं देती है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन सब सेंटेंसों का जरा एनालाइज करते हैं हम लोग, और फिर देखेंगे कि अगर इनट्रांसिटिव वर्ब के सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, सेंटेंस को एक्सटेंशन करना है, सेंटेंस को बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे बड़ा? प्रीपोजिशन की सहायता से या किसी और की सहायता से कैसे करेंगे बड़ा? और इनट्रांसिटिव वर्ब किन प्रश्नों का जवाब देती हैं? जैसे ट्रांसिटिव वर्ब व्हाट और हुम का जवाब देती हैं, तो इनट्रांसिटिव वर्ब किन प्रश्नों का जवाब देती हैं, और फिर उन प्रश्नों के उत्तर में सेंटेंस कैसे एक्सटेंड हो जाता है, कैसे बड़ा हो जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस है द लायन रोड, शेर गुर्राया। तो हमारी वर्ब है गुर्राया, वाक्य हमारा यहां पूरा हो गया। क्या गुर्राया, किसको गुर्राया, इसका जवाब हमें यहां नहीं मिलेगा, तो ये वाक्य हमारा यहां पूरा हो गया। ट्रांसिटिव वर्ब किसी कीमत पे नहीं। स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ये भी वाक्य हमारा यहां पूरा हो गया। क्या मचा रहे हैं, किसको मचा रहे हैं, ये जवाब शाउटिंग वर्ब नहीं देगी। द विंड ब्लोज, हवा बहती है, हवा बहती है, ये भी वाक्य यहां पूरा हो गया। इसमें आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं हमको। इसका जो ये वाक्य हमको समझाना चाह रहा है वह हमें समझ में आ गया कि हवा बहती है, सेंटेंस पूरा हो गया। क्या बहती है, किसको बहती है, कोई मतलब नहीं इसका। द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई। तो लड़की मुस्कुराई, क्या मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराई, किसको मुस्कुराई, सॉरी ये क्यों का तो जवाब देगा, लेकिन किसको और क्या का जवाब नहीं देगा, तो ये भी वाक्य यहां पूरा हो गया। द मैन डाइड, आदमी मर गया, ये भी क्या मर गया, किसको मर गया, इसका जवाब यहां भी नहीं मिलना है। तो और शीला डांस्ड, शीला ने नृत्य किया, तो इसका भी जवाब क्या और किसको से नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जितने एग्जाम्पल हैं ये सारे अपने वर्ब पे आके खत्म हो गए हैं। जो भी ये वाक्य कहना चाह रहा है, जो भी ये वाक्य आपको समझाना चाह रहा है, समझाने में सक्सेसफुल है, सफल है, इसके आगे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि व्हाट और हुम का जवाब ट्रांसिटिव वर्ब देता है, और इनट्रांसिटिव वर्ब व्हाट और हुम का जवाब नहीं देता है। इनट्रांसिटिव वर्ब का एक्सटेंशन कैसे होगा, वाक्य कैसे बढ़ेगा? इनट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसों को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए क्रिया में वेयर लगा के प्रश्न करना पड़ता है, वाई लगा के प्रश्न करना पड़ता है, व्हेन लगा के प्रश्न करना पड़ता है, हाउ लगा के प्रश्न करना पड़ता है। द लायन रोड वेयर, कहां रोड किया, इसका जवाब ये दे सकता है वाक्य। लायन कहां रोड किया, कहां गुर्राया, लिख सकते हैं इन ए जंगल या फॉरेस्ट,
लॉयन कहां रोर किया? इन जंगल। अब ये वाक्य हमारा यहां तक बढ़ गया, देखिएगा ध्यान से। ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब का जो सेंटेंस था, जो वर्ब पे आके खत्म हो जा रहा था, अब इसमें हमने जब कहां पूछा, कहां लगा के प्रश्न किया वर्ब में, तो हमको जवाब क्या मिला? द लॉयन रोर्ड इन ए जंगल। अब आप ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ी। और हमेशा याद रखिएगा, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो जंगल क्या है? नाउन है। तो शेर कहां गुर्राया? जंगल में गुर्राया, जंगल में उसने रोर किया। एक किस चीज का जवाब है? वेयर का जवाब है। मतलब कि रोड ने वेयर का जवाब दिया। लॉयन रोड, वेयर रोड लॉयन? इन अ जंगल, जंगल में गुर्राया। तो हमारा वाक्य आगे बढ़ गया प्रीपोजिशन की सहायता से। आइए अगले वाक्य पे। स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, विद्यार्थी शोर कर रहे हैं, विद्यार्थी शोर कर रहे हैं। अब इसका जवाब कहां कर रहे हैं? इन द क्लास हो सकता है। क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कक्षा में कुछ, इसलिए कर रहे हैं। टीचर क्लास में नहीं है इसलिए कर रहे हैं। व्हेन कब कर रहे हैं? लंच में कर रहे हैं या कहीं पीरियड में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, सबका जवाब मिल सकता है। तो मान लिया हमने लिख दिया स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द लंच। मध्यावकाश में या भोजन के अवकाश में विद्यार्थी शोर कर रहे हैं। तो फिर यहां इन द प्रीपोजिशन आया, इन प्रीपोजिशन आया और द लंच नाउन आ गया इसका। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब बड़ा हो रहा है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमेशा प्रीपोजिशन की सहायता से आएंगे और वे प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होंगे। स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द लंच। कब आवाज की उन्होंने? कब शोर किया? लंच में शोर किया। तो शाउटिंग किसका जवाब दे रहा है? ये जो हमारा फ्रेज है इन द लंच, फ्रेज हमने बताया था ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ वाक्य फ्रेज होता है। तो इन द लंच कब शोर किया? कब शोर कर रहे हैं? इन द लंच, भोजन के अवकाश में शोर कर रहे हैं। तो ये व्हेन का जवाब है, ये इन ए जंगल ए वेयर का जवाब है। ठीक, आइए आगे। द विंड ब्लोज, हवा बहती है, हवा बहती है। तो यहां हम लिख सकते हैं स्वीटली, बहुत अच्छी हवा बह रही है। तो स्वीटली क्या है? अब देखिए, यहां तो प्रीपोजिशन की सहायता से हमने वाक्य को बढ़ाया, यहां प्रीपोजिशन नहीं लगाया, यहां हमने क्या लगा दिया? एक एडवर्ब लगा दिया। द विंड ब्लोज स्वीटली, हवा धीमे धीमे मध्यम मध्यम बह रही है, या स्लोली भी यहां लिख सकते हैं। विंड ब्लोज स्लोली, हवा कैसे बह रही है? स्लोली स्लोली, धीमे धीमे बह रही है। तो ये किसका जवाब है? विंड ब्लोज। वेयर का जवाब तो है नहीं। क्यों बह रही है? क्यों का भी जवाब नहीं है। व्हेन कब बह रही है? व्हेन का भी जवाब नहीं है। जवाब है हाउ का। हवा कैसी बह रही है? स्लोली स्लोली बह रही है, धीमे धीमे बह रही है। तो ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब हमने बताया था बच्चों, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कार्य कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ये एडवर्ब का काम है। ये भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है। इन द जंगल, इन द लंच, ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ये केवल एडवर्ब है क्योंकि एक सिंगल वर्ड है, हाउ का जवाब दे रहा है। लेकिन ये भी एडवर्ब है क्योंकि ये कहां का जवाब दे रहा है, ये कब का जवाब दे रहा है। ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको एडवर्ब फ्रेज कहा जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो वेयर का जवाब देता है। बच्चों जब भी एडवर्ब की क्लास चलेगी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा फिर सारा एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि शोर कब हो रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि शोर कहां हो रहा है। जो एडवर्ब जगह को बताता है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जो एडवर्ब समय को बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जो एडवर्ब रीजन को बताता है वह एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। जो ये बताता है कि कार्य किस प्रकार हो रहा है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर का जवाब होता है, हाउ का जवाब एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। वेयर का जवाब एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वाई का जवाब एडवर्ब ऑफ रीजन होता है और व्हेन का जवाब एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। आप इन सब का मीनिंग समझिए। वेयर मतलब कहां, मतलब स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी उसका जवाब देगा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। वाई मतलब क्यों, ये रीजन के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी वर्ड उसका जवाब देगा एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। व्हेन मतलब कब,
कब का जो भी वर्ड कब का जवाब देगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और जो भी एडवर्ब हाउ का जवाब देगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। चाहिए द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई। अब यहां लिख सकते हैं स्वीटली। लड़की ने धीमे से मुस्कुराया, अच्छी तरीके से मुस्कुराया, मीठी मुस्कुराहट थी उसकी। लड़की कैसे मुस्कुराई? स्वीटली। अगर इसमें लिखना है, ये तो मान लिया मैनर हो गया, इस तरह मुस्कुराई। अगर हमें मैनर नहीं शो करना है तो लिख देंगे इन द मॉर्निंग। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए ये भी नहीं दिखाना हमें, एक दूसरा एडवर्ब ले लेते हैं। अब देखिए ये इतना बड़ा एडवर्ब फ्रेज आ गया। लड़की मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराई? अगर वाई का जवाब लेना है, क्यों मुस्कुराई? टू सिंग ए सॉन्ग, एक गीत सुन के, सॉरी गलत, सिंग नहीं, लिसन ए सॉन्ग, टू लिसन ए सॉन्ग। एक गीत, लिसन मतलब सुनना, गीत सुनकर लड़की मुस्कुराई, गीत सुनकर लड़की मुस्कुराई। नीचे आइए, द मैन डाइड, आदमी मर गया। आदमी मर गया तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी बता सकते हैं, या एडवर्ब ऑफ रीजन बता दीजिए तो लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉलरा, आदमी कॉलरा से मर गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। ये भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, ये भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ। ये बच्चों इन्फिनिटिव कहलाता है, वर्ब का ही एक रूप होता है। जब कभी इन्फिनिटिव की क्लास चलेगी तो बता दिया जाएगा। शीला डांस्ड, शीला डांस्ड, शीला डांस्ड, अब लिख देंगे ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। शीला ने नृत्य किया, कहां नृत्य किया? स्टेज पर नृत्य किया, मंच पर नृत्य किया। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, इसने जगह बताया। तो हमने क्या देखा बच्चों इन 6 एग्जाम्पल में, जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हमें बढ़ाना है तो उसमें वर्ब में कोई ना कोई एक प्रश्न करना पड़ेगा हमको। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम उस सेंटेंस को बढ़ाते हैं। और जब वर्ब को डिस्क्राइब करना होता है तो क्या वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब हालांकि अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करता है, लेकिन अभी यहां ये समझिए कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस बढ़ाने के लिए किसी न किसी डिस्क्राइबिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रोड को हमने वेयर से डिस्क्राइब किया, कहां रोर किया? जंगल, शेर ने जंगल में रोर किया। बच्चों ने शोर कब मचाया? एडवर्ब ऑफ टाइम, इन द लंच, लंच में मचाया। द विंड ब्लोज, कैसे हवा कैसे बहती है? स्लोली बहती है, मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। द गर्ल स्माइल टू लिसन ए सॉन्ग, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, गाना सुनने की वजह से लड़की मुस्कुराई। द मैन डाइड बिकॉज ऑफ कॉलरा, आदमी मर गया, किस वजह से मर गया? कॉलरा था उसको, कॉलरा भी नामक बीमारी की वजह से वह मर गया। ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। शीला डांस्ड ऑन द स्टेज, शीला ने कहां नृत्य किया? स्टेज पे नृत्य किया। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं एक्सेप्ट करता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट लेना है तो किसी न किसी प्रीपोजिशन की सहायता से लेना पड़ता है, और वह ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं प्रीपोजिशन का होता है। और हमेशा वर्ब को जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं, कोई एडवर्ब ही वाक्य को एक्सटेंड करता है, वाक्य को बढ़ाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बच्चों। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और देंगे आपको। अगर किसी वाक्य में 2-3 तरह के अगर एडवर्ब आ जाए, 2-3 तरह के अगर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ जाए वर्ब के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल बच्चों और देखिए। जैसे हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं
कि अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में 2-3 तरह के एडवर्ब आ जाए तो उनको किस क्रम में लिखा जाएगा। आप एडवर्ब को एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, हम फिर से एडवर्ब आपको समझा देते हैं। अभी आप एडवर्ब को सिर्फ इस तरीके से समझिए कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वह कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कहां हो रहा है, इसको जो डिस्क्राइब करता है, इन सब प्रश्नों को जो डिस्क्राइब करता है, इन सब प्रश्नों को जो उत्तर देता है, वो एडवर्ब होता है हमारा। तो जैसे कि अगर अभी हमने हमने पिछले उदाहरण में देखा, हर एग्जाम्पल में एक एक एडवर्ब था। अब हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी डांस्ड ब्यूटीफुली हेयर यस्टरडे। सी हमारा हो गया सब्जेक्ट, डांस्ड हमारा हो गया वर्ब। बच्चों एक चीज आपको हम बता दें, जब आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, अच्छी तरीके से जान जाइएगा, तो आपको सेंटेंस को एनालाइज करना अच्छी तरीके से आ जाएगा। और ऐसा कब होगा, सेंटेंस को आप एनालाइज कब कर पाइएगा, जब आप हर पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन जानिएगा, किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है। जब इसको अच्छी तरीके से समझ जाइएगा तब आप सेंटेंस को एनालाइज कर पाइएगा, और सेंटेंस को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तब किसी भी सेंटेंस को देख के जान जाएंगे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। देखिए, सी डांस्ड वर्ब है, वर्ब में हमने हु लगा के प्रश्न किया, किसने नृत्य किया, सी ने, तो हु लगा के प्रश्न किया तो हमको सब्जेक्ट मिल गया। अब डांस्ड ऐसा एक्शन है, डांस ऐसा एक्शन है जिसमें हम व्हाट या होम लगा के प्रश्न नहीं कर सकते हैं, उत्तर ही नहीं मिलेगा। उसने नृत्य किया तो क्या नृत्य किया पता ही नहीं चलेगा, किसको नृत्य किया पता ही नहीं चलेगा। देखिए अब आगे आइए, सेंटेंस में हम पढ़ते हैं सी डांस्ड ब्यूटीफुली हेयर यस्टरडे। इस पूरे वाक्य का मतलब यह हुआ कि उसने कल यहां बहुत सुंदर तरीके से नृत्य किया। ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से, अच्छी तरह से। हेयर मतलब यहां, यस्टरडे मतलब कल। देखिएगा ये क्या बताता है, टाइम, ठीक, कब नृत्य हुआ। तो जो यस्टरडे है हमारा, ये बताता है कब नृत्य हुआ, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि क्रिया कब हुई। हेयर माने क्या होता है, यहां, ये हमें बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि क्रिया कहां हुई, एक्शन कहां हुई। ये बता रहा है एक्शन कब हुआ, ये बता रहा है एक्शन कहां हुआ। और ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से, ये क्या है, तरीका है, सुंदर तरीके से नृत्य किया उसने। मैनर है, काम कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसने कैसे नृत्य किया, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरीके से नृत्य किया। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं बच्चों आपको कि अगर किसी क्रिया को 3 प्रकार के एडवर्ब क्वालिफाई कर रहे हैं, 3 प्रकार के एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें टाइम भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, मैनर भी आ रहा है, तो इसका भी एक रूल होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप हेयर को यहां रख देंगे, ब्यूटीफुल को सबसे लास्ट में रख देंगे, यस्टरडे को सबसे पहले, ऐसा नहीं है। ये जो रूल होता है ये होता है एडवर्ब को प्लेस करने का, एडवर्ब को सेंटेंस में प्लेस करने का रूल। एडवर्ब को सेंटेंस में प्लेस करने का रूल होता है MPT। अब MPT क्या हुआ बच्चों, MPT मतलब हुआ, M से हो गया मैनर, P से हो गया प्लेस, और T से हो गया टाइम। M से हो गया मैनर, P से हो गया प्लेस, और T से हो गया टाइम। तो इस रूल का मतलब क्या हुआ कि पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे, जैसे कि यहां हमने ब्यूटीफुली को प्लेस किया है, फिर
एडवर्ब ऑफ प्लेस को, प्लेस मतलब जैसे हमने हेयर को यहां रखा है, और सबसे लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखा जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। तो ये बताना यहां इसलिए जरूरी था बच्चों, क्योंकि हम जो है इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब को सेंटेंस को एक्सटेंड करने के लिए, सेंटेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा एडवर्ब की आवश्यकता पड़ती है। आपने ट्रांसिटिव वर्ब तो जान लिया कि उसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब को कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों को कैसे हम बड़ा करेंगे, अगर उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, तो उसको बढ़ाने का क्रम यही होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। रूल तो यही है बच्चों। बाकी अगर आप स्टडी पहले लिख देते हैं तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी वाक्य है, अगर किसी एक्शन को 3 तरह के 4 तरह के एडवर्ब द्वारा, अगर वैसे तो 3 ही तरह के एडवर्ब द्वारा उसको क्वालिफाई किया जाएगा, प्लेस, मैनर और टाइम, अगर तीनों प्रकार के एडवर्ब द्वारा डिस्क्राइब किया गया है तो उसको सेंटेंस में रखने का यही क्रम होगा, MPT। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे। हमें उम्मीद है बच्चों कि आप इंट्रांसिटिव वर्ब को और उससे बनने वाले सेंटेंसों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज की क्लास इतना ही, इसको आप रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। जिसने कल का होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क करने का प्रयास करें। और अब हम कल की क्लास में आपको ये बताएंगे कि कुछ वर्ब्स ट्रांसिटिव की तरह भी एक्शन करती हैं, इंट्रांसिटिव की तरह भी एक्शन करती हैं। कल इसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।